गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज और कल ख़ास तौर पे कल के अगर वेदर की बात करें, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इस गर्मी के अंदर बहार का हमें लुत्फ़ दिया है, वो यकीनन शायद मेरा ख्याल है कि हम सबकी लाइफ में पहली दफ़ा हमें देखने को मिल रहा है कि मई और जून में इतना खुशगवार मौसम। और इससे बढ़कर इसको तो वैसे हम क्लाइमेट चेंज से ताबीर करेंगे कि ये जो यालाबारी का होना है, ये एक बड़ी अनोखी चीज़ है। मई जून के महीनों में इस तरीके से होना, और फिर बिल्कुल आप देखें कि पूरी दुनिया में वैसे तो क्लाइमेट चेंज जो है वो आ रहा है, खुल के सामने चीज़ें आ रही हैं, जितनी शिद्दत के साथ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है। इस गर्मी के अंदर यालाबारी का होना ये बड़ी अनोखी चीज़ है। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं। हमें दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए है ताकि हमारी फ़ज़ा जो है वो बिल्कुल पोल्यूटेड ना हो और साफ़ होती रहे, क्योंकि प्योरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाहौर की अगर बात की जाए, वो तो वैसे ही स्मोक के हवाले से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें टॉप पर आता है। दुनिया के गंदे तरीन शहरों में लाहौर का नंबर सर फहरिस्त आता है जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं। और अभी इस तरह से मौसम का इस तरह से रुख बदलना और उसके बाद यालाबारी होना, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशंस बहुत अच्छा काम कर रहा है, आवाज़ भी उठा रहे हैं। एग्जैक्टली, खास तौर पे इस तरह आमों का सीजन है ये, तो इस यालाबारी का होना आमों के बागात के लिए जो है ना काफ़ी नुकसान, चेरी के, आमों के, इसके अलावा मतलब क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं, जो ये समर सीजन होता है फुल ऑफ फ्रूट्स, कोई ना कोई सीज़न आता रहता है। खुबानी के बागात हैं, फिर ये बहुत से ऐसे बागात हैं जो कि ख़राब हो रहे हैं। ये अब फुटेज अगर आप मुलाहिजा करें तो ये मॉल रोड की है। मॉल रोड पर तेज़ आंधी के बायस गाड़ियां भी जो है ना वो डैमेज हुई हैं। बिल्कुल, दरख्त गिर गए हैं। सारी की सारी गाड़ियों पे तकरीबन 12 गाड़ियां हैं जो कि इस शदीद आंधी और तूफ़ान के बायस जो है दरख्त उखड़ गए हैं, बैनर्स गिर गए हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत सा माली नुकसान हुआ है। अल्लाह ना करे कि कभी जानी नुकसान हो, लेकिन हमें फिर एक तो हुकूमती सतह पर इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जो क्लाइमेट चेंज है उस पर काबू पा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर। दूसरा, हमें ख़ुद भी जो हमारे जो रेजिडेंशल एरिया है वहाँ पर सोसाइटीज़ बनाई जाए जहाँ पर बागात हैं, फसलें हैं, उनको मत काटा जाए, उनको तबाह ना किया जाए। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ ताकि एक तो ऑक्सीजन भी पैदा हो, और ऑन एवरेज जो एक दरख्त है, अगर तमाम मतलब एक डेटा इकट्ठा किया जाए तो ऑन एवरेज 162 डेज जो है ना वो ऑन एवरेज एक दरख्त निकालता है। एग्जैक्टली। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में ये क्लाइमेट चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि आइंदा अगर आने वाली नस्लों को आप कोई अच्छा माहौल फराहम करना चाहते हैं, कुछ उनको अच्छी फ़ज़ा देना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आज इस चीज़ का ख्याल रखा जाए और इसके हवाले से अपनी समत का जो है ना अपनी डायरेक्शन का तयन किया जाए। खैर, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए। आगे बढ़ते हैं मईशत की बात। परसों बजट पेश होने जा रहा है और हवाले से तकरीबन जो है ये जो मालियाती खसारा होगा, तकरीबन 6000 अरब से ज़ायद मालियाती खसारे का ये बजट पेश होने जा रहा है। अब सवाल वही हैं जो हर साल हमेशा की तरह होते हैं, क्या ये बजट आवाम दोस्त होगा, इससे कुछ रिलीफ मिल सकेगा या नहीं, या फिर हमेशा की तरह लिप सर्विस होगी कि जी बहुत आवाम दोस्त बजट है, लेकिन टैक्सेस की मद के अंदर एक गरीब आदमी जो है वो इतना पिस जाता है और बजट के नाम पर जो उस बेचारे का इस्तेहसाल होता है मुआशी, वो हमेशा हम मजबूर हैं, हम क्या करें। हम तो चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सके, लेकिन बजट अब पेश होगा तो फिर पता चलेगा कि हुकूमत ने जो दावे किए थे, और ये गवर्नमेंट तो आई इस वजह से थी ना, गुज़िश्ता गवर्नमेंट को खैरबाद इस वजह से कहा था कि उसने तो आवाम का जीना दूभर कर दिया था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। अब इसने क्या किया है सबके सामने। ऐसी पर बात करने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट डॉक्टर हसनैन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइए, कोई क्या उम्मीदें हम वाबस्ता रखें जो 2 दिन के बाद बजट पेश होगा? आपकी तो गहरी नज़र है, क्या कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ रिलीफ मिलेगा? और सबसे बड़ी बात कि ये IMF की जो हमें किस्त मिलनी थी उसके बगैर ये बजट पेश किया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं सिंपैथी पेश करना चाहूँगा उन लोगों के साथ, और उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा सिंपैथीज़ हैं, और जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो बजट FY 20 बनाए। राइट।
इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस हैं आपके, और ऊपर से जो पूरी दुनिया के अंदर जो आपकी कंडीशंस हैं, और फिर आपके ऊपर जियोग्राफिकल जो आपकी कंपल्शंस हैं वो मुकम्मल तौर पर अनफेवरेबल हैं। इसके अलावा आपको 2022 याद है कि जिसके अंदर आपका जो है वो, अभी आपकी लिमिटी की भी बात कर रही थी, आपके पास फ्लड आया था जिसको अभी तक हम रिकूप नहीं कर सके, वो $30 बिलियन का नुकसान था। और वो भी एक मज़ाहिया बात है कि उस जमाने में भी जो वजीर खजाना थे उनको ये नहीं पता था कि हमारा टोटल नुकसान जो है वो 10 अरब नहीं बल्कि 30 अरब रुपए है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर उनको नुकसान का अंदाज़ा नहीं हो सकता तो वो हमारे गरीब का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। फिर सिंपैथीज बनती हैं। इसी तरीके से आपके जी मैं उसी सिंपैथीज पे ही बात कर रहा हूँ। फिर इंटरनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो मुसलसल टेंशन है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब की आप बात करते जाइए। मैं सिर्फ फ्लड पर अगर बात करूँ तो वो ये जिनीवा कॉन्फ्रेंस करने गए थे और वहाँ से तकरीबन 10 अरब रुपए की बात हुई थी, और सिर्फ बातें हुई थी, उनमें से सिर्फ 12 करोड़ डॉलर जो है वो सिर्फ आया, और 10 अरब का नामो निशान कहीं हमें नहीं मिला। आप ये सोचें कि फिर ये मामला जो है वो मेमोरी से निकल गया, ना हमारे सिंध का कुछ हुआ, ना बलूचिस्तान का कुछ हुआ, तो बहरहाल बात आगे चली गई। इसी तरीके से जो अब आपकी जो सिक्योरिटी है वो रिस्क वो सबसे ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड आपका जो है वो डीप डाइव के अंदर है। इसी तरीके से जो टोटल आपका फिस्कल स्टिमुलस होता है जो कि आपके गरीब आदमी यानी कॉमन मैन के नाम पे बनाया जाता है, वो डेट टू GDP रेशियो जो है वो 100% है, और वो डेट सर्विसिंग जो करनी होती है वो 80 to 90% है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कंप्लीट तौर पर रिसोर्सेज हैं ही नहीं। इसके आगे मैं आपको ये बताऊं, अब आ गई आपकी वो बात जिसमें IMF ने आपने बात की थी, लेकिन उससे पहले, ऑप्शन से पहले मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं कि जो इक्तिसादी कौंसिल किस लिए बैठती है और किस तरह से बैठती है। उन्होंने बात की, सबसे पहले तो आपके पास पैसे हैं नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको IMF ने 1.1% दिया नहीं, रतन पोर्टल ने आपको शदीद तरीके से माजरत कर दी। उसके बाद आयशा गौस पाशा गई और उन्होंने कहा कि हमारे इंटरनल मामलात में मदाखलत हो रही है। बाबा वो आपसे मदाखलत ना करें तो क्या करें कि जब आपके जो है वो कह रहे हैं कि आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आपकी बाकी मामलात के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। ये 100 अरब का प्रोजेक्ट जो है वो 400 अरब का प्रोजेक्ट दिखाकर आप लोगों ने उसके अंदर खांचे मारे हैं, तो हमें उसकी रिपोर्ट दें क्योंकि हम आपको दे रहे हैं। कई लोग ये सवाल करते हैं IMF होता कौन है? IMF वो होता है जिससे अब आप जो है वो आप उसका एड मुकम्मल नहीं कर सके और बल्कि आप 9th और 10th रिव्यू इकट्ठा मांग रहे हैं। आप अंदाजा ये कीजिए कि आप 10 से 12 अरब रुपए मांग रहे हैं, लेकिन पिछले का ना हिसाब देते हैं ना आगे चलते हैं। फिर आप कहते हैं हमारे पास 25 इंस्ट्रक्शन थी, हमने पूरी कर दी। और फिर मुझे ये समझ इससे भी नहीं आती कि जब इसमें जो तरक्याती बजट जो PSDP फंड होता है उसको जब इक्तिसादी कौंसिल के इजलास के अंदर मंजूरी दी गई तो आपके पास 714 अरब रुपए, जबकि सूबाई तरक्याती बजट 1598 अरब रुपए बनना था। अच्छा, अब यहाँ देखें टोटल हुजम जो आइंदा माली का कौमी तरक्याती बजट का हुजम है 2,09 अरब रुपए का होगा। अच्छा, मजमूई तरक्याती प्रोग्राम का जो वफाक का है वो 1150 PSDP मुकर्रर हुआ। अच्छा, इसकी भी कहानी जरा सुन लें कि 950 रुपए बात तय हुई थी कि 700 अरब रुपए से ज्यादा का बजट नहीं सकता और हमें मजीद स्लैश डाउन करना चाहिए था। मैं आपको ये अंदाजा बता रहा हूं कि हमें इस वक्त जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए थी, यानी बिजली के पैसे हम नहीं बढ़ा सकते, कम नहीं कर सकते, लेवी जो लगी हुई है वो नहीं कर सकते, पेट्रोल की प्राइस हम इस वक्त कम नहीं कर सकते। जब कम करनी थी तब नहीं की गई और जब करनी चाहिए थी तब की गई। और इसी तरीके से जो इन्होंने कहा कि नहीं 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जबकि 950 अरब वफाक का PSDP फंड बढ़ा दिया जाए। इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना सिर्फ मंजूर था, जो कि अब तरीका कार मैं उसका बताता हूं कि क्यों किया गया। अच्छा, अब जो बाकी सूबों का बजट मैं उसके ऊपर बात नहीं करता कि वो आप उसके ऊपर मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो उसके अंदर दो बातें हैं। एक तो ये कि ये जो नई आ रही है, मैं आपकी जो है न्यूज के अंदर खबर ब्रेक करता है जरूर
कि इस टाइम पर जून चल रहा है जी। अच्छा, जुलाई के अंदर आपका जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, ये मैं खबर आपके पास ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा, जुलाई में आपका इलेक्शन ब्रेक अनाउंस कर देंगे और जून वाले जो हैं वो आपको अगली आने वाली हुकूमतें जो किंग्स पार्टी या मुख्तलिफ किंग्स पार्टी या साइडलाइन किंग्स पार्टीज आएंगी तो उनको तंग करने के लिए मुनासिब काम ये है कि इससे आसान बजट दिया जाए, जबकि IMF इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको लेवीज नहीं देनी थी, आपको मुख्तलिफ चीजें नहीं देनी थी आपको। अब आपने देखा ना कि जो पेट्रोल है वो 12 रुपए आपका कम कर दिया और दूध जो है वो 10 रुपए बढ़ा दिया। तो मैं कई दफा अक्सर कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को अब जो है वो पेट्रोल पिलाना शुरू कर दूं, क्योंकि वो दूध तो उन्होंने महंगा करता जा रहे हैं। और इसी तरीके से चावल से लेके दालें से लेके कमोडिटी से लेके ये इसकी इतनी ज्यादा बढ़ गई, हर चीज। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि अब ये जो आपके सामने जो उन्होंने बजट पेश किया, एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि ये किसके लिए पेश किया जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट क्या है। एक तो ये होगा कि वफाक जो है जैसे ही बजट पेश करेगी तो वो वहां से जो है वो रुखसत हो जाएगी और रुखसत होकर वहां पर जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। और फिर जो है जो नीचे के लिए जो 120 दिनों के लिए सिर्फ ये बजट बनाया जाएगा, यानी सिर्फ 4 महीने के लिए। आप मुझे बताएं कि इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी हो तो IMF आपको कैसे पैसे दे सकता है, या कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पैसे कैसे दे सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पिछली दफा आपको एक जो है वो प्रोग्राम दिया था जिसका आपने लाइफ टाइम कभी नहीं सुना होगा। 4 से 9% हमें इंटरेस्ट रेट पड़ा और वो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट रेट हमें 9% देना पड़ा। 1 से 2% से ज्यादा आज तक तारीख में मैंने कभी नहीं देखा कि कभी दिया जाए। और सॉफ्ट लोनिंग में तो 0.2%, 0.1% इतना होता है। हाईएस्ट रेट भी 2% तक होता है। ये कर दी, बिल्कुल हाईएस्ट रेट इतना होता है, बहुत हाईएस्ट। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो इतना होता है। अब रही बात अगली, मैं आपको बात बताऊं कि कुछ चीजें जो है वो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है उसके अंदर। बाकी मोटी बातें तो मैंने आपको कर दी, दाल चावल आप रोजाना बताते रहते हैं। गरीब के लिए मुसलसल मैंने सिर्फ आपको ये कहा, गरीब आदमी के लिए जिस तरह उन्होंने किया है, ये मजाक ये है कि वो दूध की जगह पेट्रोल पिला दें, क्योंकि दूध 10 रुपए महंगा कर दिया, पेट्रोल 12 रुपए सस्ता कर दिया। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मामला और हैं। अगली बात यह कि रूस से पाकिस्तान पहुंचने वाला 1 लाख टन सस्ते खाम तेल के तमाम अंदाजे गलत साबित हुए, क्योंकि बहरी जहाज अभी तक ओमान भी नहीं पहुंचा जहां से ये पाकिस्तान पहुंचना था। अब एक बात याद रखें कि ये चौथी टाइप का तेल है जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है और उसकी रिफाइनरी हमारे पास है ही नहीं। इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता और मैं मजीद तहकीक आप खुद कीजिएगा, मैं इस नई मसले में आपको नहीं डालना चाहता। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, ये जो FBR को 9200 अरब का टारगेट दिया, आपको लगता है बड़ा फिजिबल है ये टारगेट, या सिर्फ एक कोटा पूरा किया गया है, जो है ना फॉर्मेलिटी पूरी की गई है? 9200 अरब का टारगेट अचीव करना मामूली चीज तो नहीं है। कितना फिजिबल लगता है? 9200 की बात ये देखें कि FBR की महसूलात को 10 अरब रुपए तक लेकर जाया जाएगा और कहा गया कि जबकि पाकिस्तानी वफद ने 92 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की, जो इनसे ये पहले पूछे कि जो पहले 300 अरब रुपए का नुकसान वो किया, 900 अरब रुपए का नुकसान वो किया। FBR के ऊपर नेट है नहीं। 100 कंपनीज रजिस्टर्ड, 4,50,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। उनमें से सिर्फ 50,000 जो है वो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, बाकी तो रजिस्टर्ड ही नहीं, जो टैक्स नेट के अंदर हैं ही नहीं, जिनकी टैक्स की मौसूली ही नहीं। आड़तियों जो है वो आपको टैक्स नहीं देते, सब्जी जो एग्रीकल्चर है वो आपको टैक्स नहीं देता। बेशुमार ऐसे एरियाज हैं जो कि आपको टैक्स देते ही नहीं हैं। तो मजीद आप ये देखें कि तो नामुमकिन है कि FBR आपको कुछ बनाए और कुछ आपको दे, तो ये तो तखमीना ही गलत है। आगे अगर बात करें तो अगर जो मुल्की कर्जे की टोटल बात करूं तो वफाकी हुकूमत का कुल कर्जा जो अप्रैल के इख्तिताम तक सालाना बुनियादों पे 34.1% इजाफे के बाद 588 खरब रुपए 586 खरब रुपए हो गया। मकामी कर्जे जो हैं वो 365 खरब रुपए हो गए, जिसका मतलब हुआ कि 62.3% आपका ये कर्ज बढ़ गया। बैरूनी कर्जे गए 220 खरब रुपए, यानी 37.6%। डॉक्टर साहब, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता रहे हैं, आई एम श्योर कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े वैलिड भी हैं, आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन ये बैरूनी कर्जे, इक्तिसादी कर्जे, बैंकिंग से कर्जे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे, यकीन जानिए
कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इवन मी माई सेल्फ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किससे कितना कर्ज ले रहे हैं किससे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ब्रेड भी लेनी है तो 200 रुपये से ऊपर की ब्रेड हो गई है, और अगर आपने 1 दर्जन अंडे लेने हैं आप तकरीबन 400 रुपये तो लेकर जाएं, 500 के अंदर आप एक नाश्ता नहीं कर सकते। मतलब ये सूरत हाल है। तो फिर गरीब आदमी जब 30 रुपए की रोटी लेगा, क्या करें, 30 रुपए की रोटी एक इंसान खाए तो फिर आपका तो रोटी का खर्चा इतना हो जाएगा। सादा बात ये समझे कि अगर आपके पास 46,000 रुपए हैं तो आप गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, इससे ज्यादा मैं क्या करूं। यानी 46,000 रुपीज अगर आपके पास है तो आप इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। जो अगला बजट आ रहा है उसमें आप 55,000 रुपए ले रहे हैं तो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। क्योंकि मैंने अगर आपको जो परसेंटेज बताना शुरू की तो आपकी पूरा दिन गुजर जाएगा, क्योंकि हर कमोडिटी तकरीबन 57 कमोडिटीज हैं जो बढ़ गई। 60% के करीब आपकी जो है वो फूड इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र या महंगाई जो है जो सिर्फ फूड की अजनास के ऊपर होनी है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हैरानगी की बात यह जो आप इंपोर्ट गंदम कर रहे हैं वो सस्ती है, जो मुल्क में बना रहे हैं वो महंगी है। अब आप पूछेंगे ये क्या वजह है? आपके मुल्क की बदयांती है, जो आप कार्टेल कर रहे हैं, जो माफिया कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर वो उसके ऊपर उसको जमा कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट में निकालते हैं। एग्रीकल्चर लैंड है, ज़राअत हमारा शोबा है, एग्रीकल्चर कंट्री हम खुद को कहते हैं, और यहाँ पर जो गंदम प्रोड्यूस हो रही है वो महंगी है। और जो कॉटन बेल्स लगाई जाती थी, कितना बड़ा खिलवाड़ है कि उन सारी कॉटन बेल्स को इसलिए हटाया गया कि गन्ने की फसल आसान तरीन होती है और वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट देती है। तो शुगर तो अब आपने क्या किया कि इतना शुगर लगाया कि आप जो है वो अपने मुल्क की जरूरत से 8 गुना ज्यादा बनाते हैं, फिर भी पाकिस्तान में चीनी नहीं है। और ये सारी चीनी और सारा जो शुगर और सारी इससे रिलेटेड जो चीजें वो आप जो है वो एक्सपोर्ट कर देते। आप अंदाजा ये करें कि मुल्क की जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा और आपने कॉटन के साथ खिलवाड़ किया, चुनाचे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी डूब गई। अब आप अंदाजा एक और बात का करें कि जो बांग्लादेश का टोटल बजट इस टाइम पे बनने जा रहा है वो 71 अरब डॉलर है। 71 अरब डॉलर उनके रिजर्व हैं, 31 अरब डॉलर के। मेरे मुल्क पाकिस्तान का सुन लीजिए, मुल्क पाकिस्तान का जो है वो टोटल रिजर्व में 2.9 पड़ा है। कुछ लोग इधर उधर की बातें और तमाशे लगाते हैं जिनके पास स्टेटिस्टिकल नंबर नहीं है, वो कहते हैं कि 4 अरब हैं और कमर्शियल बैंक्स को मिलाकर हमारे पास टोटल 9 अरब रुपए के रिजर्व्स पड़ते हैं। भाई 2.9 अरब आपके हैं और फिर उसके बाद जब आप जो बजट बनाने जाते हैं वो मांगे तांगे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर IMF आपको पैसे नहीं भेजते तो आपको कमर कसनी पड़ेगी। एक और बात भी बताऊं कि जब आप चाइना से पैसे मांगने जाएंगे तो उसने आपको 2.3 का जो रोल ओवर भी दिया था वो भी उसने आपको कहा कि पहले हमारे बैंक में जमा करवाएंगे फिर हम आपको दोबारा रोल ओवर इशू करेंगे। ये 10 दिन का प्रोसेस था। फिर पहले 500 मिलियन दिया, फिर 500 मिलियन दिया, फिर 1000 मिलियन दिया, फिर 300 मिलियन दिया। यूं करके उन्होंने वापस किया कि अगर आपका ये उनका बिल्कुल कमाल है कि उन्होंने CPEC में जो है वो पहले $62 बिलियन आपके वो बनाए और खुद तरक्की की, खुद पैसा दिया, खुद सारा कुछ बनाया और आप नई $59 बिलियन मजीद देने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये तरक्की का एक बहुत बड़ा सरगना तो है, बहुत बड़ी तरक्की तो है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का इनपुट क्या है? मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तो इंडस्ट्री नहीं बना रहा, पाकिस्तान तो 9 इकोनॉमिक जोन्स जो हैं जो कशाकही के अंदर हैं, पेशावर से लेके बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, पंजाब में हमारी IT एक्सपोर्ट्स की तरह हमारी IT के ऊपर आप दोबारा से टैक्स लगाने जा रहे हैं, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं। बीज है तो 10 रुपए आपका 10 साल पुराना बीज इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई बात है करने की कि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड हो और हमारी एग्रीकल्चर ही नीचे जा रही हो? ये कोई तरीका कार है कि अगर हम जो निजाम जो बनाने जा रहे हैं वो हमारा इस तरीके का हो और हमारी आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है? इसके ऊपर तो ना कोई फतवा आ सकता है, ना कोई तरीका आ सकता है, सिर्फ इस्तीफा आ सकता है। और अगर एक इस्तीफा जो आना चाहिए था वो आया इसलिए नहीं है कि मुसलसल तौर पर बजट का इंतजार किया गया कि बजट देकर अगले आने वाली ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यही हम इस प्यारे पाकिस्तान में रहते हैं, उस प्यारे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर जो है पहले हमें बढ़ाया जाता था बुक्स में कि ज़रई मुल्क है हम, और यहाँ पर ज़रई मुल्क का ये हाल है कि ना गंदम है ना चावल है। और उसके बाद चीनी, जहाँ पर इतनी ज़्यादा शुगर मिल्स लगाई गई हैं उसके बावजूद भी चीनी हम महंगी खरीदते हैं। और फिर हमारा गुजर बसर कितना मुश्किल है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर को क्या अट्रैक्ट
करना है हमने यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन सी नई इंडस्ट्रीज़ हमने लगाई हैं, बल्कि यहाँ की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं और उसको करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से। अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुकालमा हुआ इस केस की समाअत के दौरान, और उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं, और चीफ जस्टिस साहब से भी उनका इस्तफ़सार हुआ, जस्टिस मुनीब अख्तर से भी अटॉर्नी जनरल का इस्तफ़सार हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अपने दलाइल मुकम्मल करता हूँ, और उसके साथ अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी जो ऑडियो लीक्स हैं इस पर मज़ीद जब तहकीकात होंगी तो इनकी ऑथेंटिसिटी पर, इनकी लीगैलिटी पर बात की जाएगी और फिर पता चलेगा। अभी तो सिर्फ कमीशन पर जो एतराज़ात उठाए गए ना अटॉर्नी जनरल की जानिब से, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि देखें, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि क्या खूबसूरत तरीका है, पहले जजिस की आपने तज़हीक की ऑडियोज के ऊपर, पहले आपने तमाम तरह तज़हीक करते रहे, उसके ऊपर बातें करते रहे, और उसके बाद आप कह रहे हैं इसकी तहकीकात करवा लेते हैं कि ये ऑडियो सच्ची हैं या नहीं हैं। दोनों जानिब से दलाइल दिए गए हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब आपके वक्त का। चुगताई साहब, क्या कहेंगे ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है? चीफ जस्टिस साहब की वैसे बात में वजन तो है कि पहले तो आपने फतवे सादिर फरमा दिए, पहले आपने उस पर बातें भी कर ली, जजिस के ऊपर एतराज़ात भी उठा लिए, तज़हीक भी उनकी कर दी, और उसके बाद अब कह रहे हैं इसकी तहकीकात करें, ये सच्ची हैं या झूठी हैं। चीफ जस्टिस साहब जो कहते हैं सही होता है, बिल्कुल बिल्कुल वजह है उनका फर्मा हुआ, और बिल्कुल कहता हूँ बिल्कुल कतई तौर पर। अब इस मसले का हल क्या है? हाँ। ये भी तो बताएं चीफ जस्टिस साहब कि ये मसला ऑडियो लीक्स का झूठी सही, जाली सही, इसकी तहकीक तो होनी चाहिए ना, इसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए। वो कौन करेगा भाईजान? अब चीफ साहब यही बता दें कि कौन सी बेंच इसकी तफ्तीश करेगी, कौन सी कितने जज करेंगे, क्या वो कमीशन हुआ तमाम ख़त्म हो गया, क्योंकि उस पर इम्तनाई है, और वो उस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस शामिल हैं। मैं उन पर भी एतमाद नहीं कर सकता, मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं बनती। वजह यह है कि इसका जो भी आप बहस कर लें हाउस के अंदर या कोर्ट के अंदर, इसका वाहिद हल तहकीकात है। तहकीकात इस तरह की जहाँ तक आप रूट्स तक पहुँच सकें, किसने किया, कहाँ से अपलोड हुआ, कौन एक पार्टी कौन सी है जिसका जिक्र चीफ जस्टिस ने किया, जो बाहर से कर रहा है और एक ही लिंक से आ रहा है सब कुछ। तो ये सब तफ्तीश चाहिए। इसके लिए इतनी बड़ी बहस चाहिए भी नहीं थी। अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात सामने रख दी थी। अच्छा, अभी तक वो ख़त नहीं खोला गया कोर्ट में, जो जस्टिस फायज ईसा ने जो रिपोर्ट भेजी है चीफ जस्टिस को, कि जी हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम किसी जज को ट्रायल नहीं करेंगे, हमने तो पहले कह दिया था कि हम इसकी तफ्तीश करेंगे कि किसने किया और ये असली है या गलत है। तो जवाब उसमें मौजूद है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, बुरी बात है ये बहुत कि आप चीफ जस्टिस को मलाइन करें, ये बहुत बुरी बात है कि आप जजों को टारगेट करें, और ये बहुत बुरी बात है कि आप जजों पर इल्ज़ामात लगाएं। अब इसका लेकिन बात वही पहुंचती है कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, और अगर ये गलत है तो इसके मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, बहुत तगड़ी वाली। एमी नहीं, इनको तो मेरा ख्याल है डी चौक पे खड़े को दोनों मारने चाहिए। लेकिन असल चीज़ चुगताई साहब असल बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब इस बेंच का हिस्सा हैं और उन्हीं की सास से मुतलिक ऑडियो है, तो ये तो अगर मुबैना तौर पर उन्हीं की सास की ऑडियो है ना, लेकिन ये तो खुद फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ आता है, इसी पर बात होती है। तो असल क्या अखलाकियात का मॉरल ग्राउंड्स पर अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस साहब को अलग नहीं हो जाना चाहिए? देखिए सर, मैं तो नहीं कह सकता ये बात, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैंने पहले कह दिया। लेकिन जो रवायतें हैं, जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, हम ब्रिटिश जो लॉ है, ब्रिटिश ट्रेडिशंस हैं, और इंडिया से जो हमको मिला है, हम उस पर काम करते रहते हुए,
वो तो यही कहते हैं, अमेरिका में भी ये होता है कि अगर किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम आ गया है तो वो खुद फैसला करता है कि जी थैंक यू वेरी मच, मेरा अच्छा अभी लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है एक वाक़या कि जज ने केस वापस कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, बहुत अच्छी रिवायत है ये। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब पर अगर इल्ज़ाम है, अगर इल्ज़ाम है अगर, तो उनको चाहिए नहीं, उनका इस्तेकाक बनता है, उनका हक बनता है कि वो खुद को अलग कर लें। और इसी पर उनको गुस्सा भी आया, कल अटॉर्नी जनरल की क्लास भी हुई है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने भी अपने ग्राउंड यही मुद्दा उठाया था, और हाँ यही मुद्दा उठाया था कि जी आपकी सांस का मसला है। तो उस पर एक जज साहब ने कहा तो क्या आप इसको मुसद्दिका समझ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, इसलिए तो हमने कमीशन कायम किया था कि ये जाली है, ये गलत है। तो ये इसी का तो पता चल रहा है, तो तहकीकात करनी है। मेरा ख्याल है कि ये मसला कोर्ट में नहीं आना चाहिए था, ये मसला कोर्ट के बाहर हल होना चाहिए था। अदालत को 1 साल पहले इमरान खान साहब ने भी कहा था कि ऑडियो लीक्स पर एक जुडिशल कमीशन बनाना जाए, वो शायद नहीं बन पाया, मेरा ख्याल है उसकी बनावट में कोई ताखीर। तो सर ऑडियो लीक्स पर तो कमीशन बने, लेकिन इस पर भी कमीशन नहीं बनना चाहिए कि आखिर क्यों ऑडियो लीक्स होती हैं, कहां से ऑडियो लीक्स होती हैं, इस पर भी तो सर बात होनी चाहिए ना। किसी की प्राइवेसी है, आप किस तरह किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हैं, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। जिसमें फाइज ईसा ने जो रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट को, वो अगर पढ़ लें आप तो जरा से दरीचे खुलते हैं जहन के। उनका प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी ये होती है कि आप अपने घर के अंदर बैठे बातें कर रहे हो और ज़ाती बातें कर रहे हो, ये प्राइवेसी है। प्राइवेसी ये नहीं है कि कैमरे लगे हुए हो रोड के ऊपर और कत्ल हो रहा हो किसी छत के ऊपर हो, वो शूट हो जाए, तो उसको आप प्राइवेसी नहीं कह सकते। ये उन्होंने मिसाल दी है। तो अब ये भी तय करना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। मेरा ख्याल है इसको एक बार तय कर लें, इसको टालें नहीं, इसको मुकबका ना करें इसके ऊपर, और उस पर लंबी डेट्स भी ना दें। इस पर तय कर ले, अगर तहकीकात कराते हैं तो वेल एंड गुड, वरना ये लीक्स आती रहेंगी। एक बार तहकीकात करा लें, तय कर लें कि प्राइवेसी क्या है और ये कैमरे कहाँ तक काम कर सकते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि फ़ोन टैप होते हैं और मेरा भी होता है और होना चाहिए अनकोट। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर ही कह रहा है मेरा, और तमाम प्राइम मिनिस्टर्स को पता है ये होता है। और हत्ता कि मैं आपको पीछे ले जाऊं तो एक जस्टिस कय्यूम हुआ करते थे, उनकी और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू टैप हुई है और वो बतौर विटनेस कोर्ट में पेश हुई है और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुकदमा ख़त्म हुआ है, जस्टिस कय्यूम बरतरफ हुए हैं। बेर साहब आपकी बात दुरुस्त है, इस पे अब मतलब एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए, एक बार कमीशन में तहकीकात हो ही जाए, पता चल जाए। बट आपको नहीं लगता हुकूमत और अदलिया एक सुप्रीम इदारा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जब आप बात कर रहे हैं, उसका इस तरह से मुतनाज़े हो जाना, और मतलब ये तो एक पूरे इदारे का बड़ा एक सुपरमिसी पे बड़ा एक सवालिया निशान है। और पार्लियामेंट और अदलिया की जो है वो आपस में इस तरह से लड़ाई पैरेलल चलना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि इदारे एक दूसरे के ऑपोजिट आए। देखिए आपने बहुत जोर से कहा सुप्रीम इदारा है, इतना सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हमने अदालतें कायम की हैं। तो देखिए, अगर चले मैं आपको रिवायत दे देता हूँ। आइन सुप्रीम है, आइन के बाद कानून सुप्रीम है जी। कानून के बाद अगर कुछ रूल्स मैंने और आपने बनाए ब्रॉडकास्टिंग के, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। रूल सुप्रीम नहीं होते, एसओपीज सुप्रीम नहीं होते। एसओपीज और रूल्स जो हैं वो मामले को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर वो कानून के खिलाफ हैं तो गलत हैं, अगर वो कानून अगर आइन के खिलाफ है तो गलत है। आइन में तरमीम कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट, अदलिया नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत तरमीम कर सकती है। और पार्लियामेंट पे एक अदलिया पे एक इल्ज़ाम तो ये भी आ रहा है ना कि उसने 63A में असकुत तरमीम कर दी। आपको याद होगा पंजाब असेंबली में क्या हुआ, उसी वजह से हुआ ना। अगर 63A में तरमीम नहीं होती तो आज ये हालात नहीं होते।
राइट सर, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे और रेडियो लीग्स का मुबैना तौर पर ये मामला है। बात वैसे चुगताई साहब की भी ठीक है कि एक ही बार इसका जो निकलना है वो निकल आए। तक कमीशन पर आपने DORs पढ़ के जब अटॉर्नी जनरल ने सुना दिए तो फिर पता चल जाए कौन इनको रिकॉर्ड कर रहा है, कौन इनको लीक कर रहा है, इनके मकासद क्या है और इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। और इसमें असल चीज़ ये है कि आखिर अदलिया और हुकूमत को सबसे पहले एक दूसरे पर एतमाद बहाल करना होगा। एतमाद की फ़ज़ा बहाल होगी तो ये चीज़ें आगे जाएंगी, अदरवाइज़ फिर इसी तरह की जो है ना बातें सामने आती रहेंगी, जमहूरियत का मजाक बनता रहेगा और फिर वही बद-एतमादी की जो फ़ज़ा है वो कायम होती रहेगी। तो उसके लिए ये नागुज़ीर है कि कम से कम एक एतमाद की फ़ज़ा जो है वो हो लाजमी। खैर अब आगे बढ़ते हैं और आज सबको पता है कि इस पे दुनिया भर में आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में फ़ूड के हवाले से बात करें तो बदकिस्मती से हम वो मुल्क हैं जहां पर दूध से लेकर मेडिसिन तक हर चीज़ मिलावट ज़्यादा मिलती है और दुनिया भर में मेरा ख्याल है कि वहाँ पर उन लोगों के माइंड में भी नहीं ये चीज़ होती होगी कि एक मेडिसिन दूध जिसमें शीरखार बच्चे जिसको पीते हैं कि वो भी मिलावट ज़्यादा होता है। तो ये एक अलमिया है बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान में खानों में पता नहीं हम खानों के नाम पर क्या कुछ खा गए हैं। दूध अब तो केमिकल वाले, एक तो पहले था कि दूध में पानी मिला दिया जाता था, अब केमिकल्स के जरिए दूध बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और वो आवाम को दिया जाता है। पहले पानी मिलाने तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब तो केमिकल्स के जरिए बनाया जा रहा है। सर्फ ऐसे हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें जो है वो कोई एक चीज ऐसी हो, मसाला जात है, उसके अंदर मिलावट की जाती है। अब ये मेडिसिन, ये दूध, ये वो चीजें हैं जिनको बीमार अफराद खाते हैं या छोटे बच्चे शीरखार से क्या हर तमाम तबके के लोग खाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मिलावट हमें देखने को मिलती है। इससे बड़ा अलमिया नहीं है। और पाकिस्तान में आप अक्सर रेस्टोरेंट्स में कहीं पे आप उनके किचन्स जाके देखें, बेशतर किचन्स में जाके देखें, अगर आप खुद से वो नज़ारा देख लेना आप कम से कम खाने को दिल ना करे आपका, ये हाल होता है। और अब बेशुमार रेस्टोरेंट सील भी होते हैं। इस हवाले से जो फूड अथॉरिटी है वो भी अपना काम कर रही है, लेकिन कहाँ तक ये चीज़ें पहुँची हैं और किसी हद तक इस पर जब तक जो ख़ास तौर पे कानून साजी है, मजबूत कानून साजी नहीं होगी तब तक ये जो है ना चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली हैं। इसी पर हम बात करेंगे। फूड एक्सपर्ट मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आप तो अक्सर आवाम को आगाह करते रहते हैं, अवेयरनेस भी देते रहते हैं फूड के हवाले से। सर, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है फूड सेफ्टी के हवाले से? और रेस्टोरेंट्स हो, बाहर के दूध हो, मेडिसिन हो, हर चीज़ तो सर हम मिलावट ज़्यादा खा रहे हैं पाकिस्तान में। वजात भाई, बदकिस्मती से बहुत ही ख़राब सूरत हाल है, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि पंजाब जो है वो बाकी सूबों की निस्बत बेहतर है। यहाँ पे खासा काम हो रहा है, पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही है, तो पंजाब में सूरत हाल बेहतर है। लेकिन पंजाब चूंकि पूरा पाकिस्तान तो नहीं है, तो बाकी जो तीनों सूबे हैं और कश्मीर, और जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सूरत हाल बहुत ख़राब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो भट्टी साहब, इसके लिए इक़दामात हुकूमती सतह पर क्या है? कानून साजी क्या कहती है? उन पर इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, hefty फाइन्स भी कर दिए जाएं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, कवानीन बन गए हैं, बात अमल दरामद की है। अगर अमल दरामद ठीक नहीं होना, अगर ज्यादा उस पर बहुत ज्यादा जुर्माने कर देने हैं, जब आपने जुर्माने ज्यादा करते हैं तो आपको पता है रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। बात यह है कि अमल दरामद की कि अमल दरामद करवाना इन इदारों की जिम्मेदारी है। वहां पे चेक करें। इस वक्त हमें खालिस दूध नहीं मिल रहा, खालिस शहद नहीं मिल रहा, खालिस मसाला जात नहीं मिल रहे, खालिस पानी नहीं मिल रहा, खालिस हवा नहीं मिल रही। बताएं हम किधर जाएं? खालिस इंसान तक नहीं मिल रहे भट्टी साहब। हाँ, अच्छा भट्टी साहब, ये बदकिस्मती तो है। भट्टी साहब, इस हवाले से मतलब आप क्या समझते हैं? आपने पंजाब फूड अथॉरिटी का नाम लिया, खुद भी आपकी काविशें हैं इस ज़िम्मन में, लेकिन
दिस इज़ नॉट इनफ, मतलब इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत तो है। अब आपको क्या लगता है मज़ीद क्या काम हो सकता है? कानून साजी तो होती है लेकिन कानून पर अमल दरामद की बात है जिसका आपने जिक्र किया, तो फिर करना क्या चाहिए अब? वजाहत देखिए, ये चूंकि एक रिलेटिव टर्म है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। हम अलग-अलग हर आइटम का हल मौजूद है। मिसाल के तौर पे हमारी बुनियादी जरूरत दूध है। इंसान जब दुनिया में आता है तो पहली खुराक उसकी दूध होती है। तो अगर हम दूध की बात करें तो दूध में ये है कि जितनी हमारी डिमांड है हम उससे बदकिस्मती से आधा जो है वो दूध पैदा करते हैं। बाकी जो आधी डिमांड है वो जाली दूध से, सिंथेटिक दूध से पूरी होती है। अब उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम उस रूट कॉज को खत्म नहीं कर रहे हैं। रूट कॉज क्या है कि यहाँ पे खालिस दूध की पैदावार बढ़ाई जाए। खालिस दूध की पैदावार किस लिए नहीं बढ़ रही? इसलिए नहीं बढ़ रही कि यहाँ पे जो कंपनियां, जो ब्रांड, जो गवाले, ये जब किसान से दूध खरीदते हैं तो उससे 80 रुपए लीटर लेते हैं, हमें देते हैं 250-300 रुपए लीटर। किसान को जो इसकी लागत आती है वो 200 रुपए लीटर से ज्यादा है। उसको आप उसकी लागत से कम कीमत पे देंगे तो वो डेयरी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसको इंसेंटिव देंगे तो फिर ठीक होगा। आप उसको, किसान को दूध की सही कीमत देना शुरू कर दें तो वो सिर्फ 3 काम कर ले छोटे से, तो एकदम दूध की पैदावार डबल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप उसको दूध की सही कीमत दे देते हैं तो वो क्या करेगा? वो इनको, इनकी खुराक बेहतर करेगा। वो इनको खोंटे से बांधने की बजाय एक बाड़े में रख देगा और वहां पे इनको ताजा पानी, साया और जो चारा है उस तक इजी एक्सेस हो जाएगी। तो एकदम वो जब जरा रिलैक्स होगा, जानवर भी उस स्ट्रेस में से बाहर निकलेगा तो उसकी दूध की पैदावार जो 4-5 लीटर है उससे बढ़ के ये 10 लीटर हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे किसान को दूध की सही कीमत दिलवा दे तो हमारा दूध का मसला 80% हल हो जाता है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। अक्सर फिजा ये चीज़ भट्टी साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा सर, हम देखते हैं किसी भी अगर डेयरी दुकान का, दूध की दुकान का कोई इफ्तिताह होता है तो लिखा होता है कि इफ्तिताह के मौके पर खुशखबरी, 1 गड़वी के साथ दूध की 1 गड़वी बिल्कुल मुफ्त। अब शवारमा खाते हैं, वाकई बड़ा शवारमा के नाम से अब 100 रुपए का, 60 रुपए का शवारमा, 500-550 रुपए किलो चिकन है। तो इससे तो साफ साफ चीज़ें सामने जाहिर हो रही हैं कि ये तो फिर कोई अच्छा गोश्त नहीं होगा या मुर्दा मुर्गी इसमें डाली होगी, क्योंकि घाटे में जाकर तो कोई भी आवाम को इतना वो फ़ायदा देने वाला तो नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ें तो हमें सामने नज़र आती हैं और सरेआम ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिर इससे अंदाजा कर लें कि अगर मुझे और आपको नजर आती हैं तो उन इदारों को क्यों नजर नहीं आती? तो मैंने आपको जो पहले बात की कि जब आप बड़े जुर्माने कर देंगे, बड़ी सजाएं कर देंगे तो रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा। बात जुर्मानों की, कानून की, सजाओं की नहीं है, बात अमल दरामद की है, बात अच्छी नीयत की है। बिल्कुल ठीक है, और वो हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत उसका फुकदान है भी है। बट भट्टी साहब, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी चूँकि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है तो हमें किस तरह से, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम घर में कर सकते हैं ताकि हम ये जो मिलावट वाली अशिया हैं इनसे बचा जा सके? कोई सजेशन आप देना चाहें? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मसलन हम आपका जो प्रोग्राम है वो माई बहुत शौक से देखती हैं। हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करें कि खुदारा आप अपने बच्चों को घर पे सुबह खुद नाश्ता बना के दें, उनको ये बाजारी चीजों पे ना लेके जाएं। उनको आप घर की बनी हुई अशिया लंच बॉक्स में डाल के दें। उनको ये जो मार्जरीन जिसको वो मक्खन समझ के अपने बच्चों को खिला रही है उसे दूर कर दें। ये जो फ्लेवर्ड मिल्क है, आपको पता है जो दूध है, दूध में जो भैंस से दूध हासिल किया जाता है उसमें फैट की मिकदार, डेयरी फैट जो बड़ी कीमती है, जो बच्चे की नश्व नुमा के लिए बहुत जरूरी है, हाँ। वो उसमें वो 6% होती है। लेकिन जब खुला दूध आता है तो खुले दूध में इसकी मिकदार 5% रखी जाती है। जब पैक दूध आता है तो उसमें 3.5% रखी जाती है। जब फ्लेवर्ड दूध आता है तो उसमें सिर्फ 2% रखी जाती है मियार उसका। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आप उसको, अगर ये वाला दूध उसको खालिस समझ के पिला रही हैं तो वो खालिस तो नहीं है। आप उसकी बजाय आप लें दूध।
वेलकम बैक। और अभी आपको बताते हैं कि शाही जो होता है ना, एक शाही प्रोटोकॉल, हमने शाही कले का शाही प्रोटोकॉल, तो मैं ये बताने लगी हूँ कि हमने ये चीज़ें देखी थी मुगलिया दौर में, देखी नहीं मतलब सुनी थी, बुक्स में पढ़ा था, क्या शानो शौकत होती थी, कैसे दरबान आगे पीछे होते थे। आपने आंखों से देखी। तो ये आंखों से अब आप जो देख रहे हैं ना, ये कुछ मुगलिया दौर के मनाजिर हैं, जिसमें ये गाड़ियों का जो काफिला है ये कुछ सिक्योरिटी के लिए नहीं पहुंचा शाही किले की, बल्कि ये जो लेटेस्ट 21वीं सदी का जो मुगलिया दौर है ना, टेक्नोलॉजी वाइज, ये उसकी याद ताज़ा करते हुए ये एक शाखसाना आप देख रहे हैं, जिसमें गाड़ियों के काफिले में, भरपूर गाड़ियों के काफिले में पहुंची है यहाँ पर बख्तावर भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी की साहबजादी और उनके जो शौहर हैं महमूद चौधरी, जो कि दुबई से आए थे घूमने के लिए, शाही कला देखने के लिए कि आखिर शाही कला जो जिसे पहचान कहा जाता है लाहौर की, और वैसे बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, और यहाँ पर उसको देखने के लिए शाही कले को, तो उन्होंने कहा क्यों ना फिर शाहाना अंदाजी अपनाया जाए, और जैसे मुगलिया दौर में जैसे मुग़ल बादशाह यहाँ पर गुजरते थे और उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते थे आम पब्लिक के, तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ। जब बख्तावर पहुंची तो फिर उसके बाद दरवाजे बंद। मुल्क है पाकिस्तान, गरीब मुल्क है, गरीब आवाम है, गरीब हुक्मरान है, कर्जे ले लेकर हमारा मुल्क चलता है, लेकिन इनके ठाट बाट देखें, इन लोगों के प्रोटोकॉल देखें। बख्तावर साहिबा के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, वैसे तो अगर सरकारी ओहदा हो तब भी ये चीज़ गलत है, लेकिन आप सिर्फ शाही कले का विजिट करने गए हैं, और वो लोग, आपको पता है कि यहाँ पर जो लोग अक्सर विजिट करने आते हैं शहर के दूर दराज से आए होते हैं, बाहर के शहरों से आए होते हैं, दूसरे शहरों से लोग आए होते हैं, उन सबको बाहर निकाल दिया गया सिर्फ इन 2 अफराद के लिए, और पूरा शाही कला जो है ना, और गाड़ियाँ आपको पता है अंदर नहीं जा सकती, अलाउ नहीं है। आप देखें शाही कले के अंदर पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये लोग अंदर गए हैं, जितने लोग थे जो आम रियाया थी, रियाया ही हैं आखिर, वो सब कले से बाहर, और ये लोग अंदर। मैंगो पीपल कुछ भी कहें, लेकिन आप देखें ये अलमिया है हमारे हुक्मरान, बातें सादगी की, इनके आप माशाल्लाह क्या क्या फूल झड़ते हैं जब ये बातें करते हैं, सादगी पे लेक्चर देते हैं। सिर्फ इन लोगों के लिए पूरे कले को बंद कर दिया गया, सैर करवाई गई, लोगों को बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद दरवाजे बंद, कोई अंदर जा भी नहीं सकता था। तो अगर आप ये शाहाना प्रोटोकॉल इस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, तो जो हमारे लीडर्स एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना, कि उनकी औलादें, उनके बच्चे वो इस तरह से अपनी एक लाइफस्टाइल के, ये मुल्क जो है ना, जैसे वो अच्छा, फिर मजे की बात ये है, उसके लोग खुद को अवामी नुमाइंदे भी कहलाते हैं, खुद को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, और इनकी नज़र में अवाम की वक़्त ये है, अवाम की अहमियत ये है कि अवाम को बाहर निकाल देगा। मतलब आप अवाम की मौजूदगी में भी विजिट कर सकते हैं, कोई ऐसा खतरा नहीं है। कभी बादशाह और रियाया एक साथ एक जगह पर आपने सैर तफरीक करते देखे हैं मुगलिया दौर में? कभी ऐसी मिसाल देखी है? ये तो आप स्टिल कंसीडर कीजिए, ये उसी दौर को इन्होंने रिवाइव किया है। कैसे हो सकता है कि एक मलिका साहिबा आई हैं, और मलिका साहिबा के लिए जब वो दरवाजे शाही कले के खोले गए हैं, तो उसमें आम आवाम भी उसी तरह घूम रही हो? ऐसा नहीं हो सकता है। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं, जैसे हमने बजट में पहले बात किया था प्रोग्राम के आगाज़ में, महंगाई जो है मज़ीद होगी, मसला जो है वो मज़ीद बिगड़ता जाएगा, लेकिन अभी जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है वो है मेडिसिन्स की, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, एक तो उनकी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये कि वो हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाना चाहिए कि वो फौरी तौर पर ईजीली दस्तयाब हो और सस्ते दामों में दस्तयाब हो, ताकि वो ईजी टू अफोर्डेबल हो। अच्छा, हमारे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, एक तो मेडिसिन्स में 20% इजाफा हुआ है, माय गॉड, इजाफा भी हो जाता है। दूसरी जो मेडिसिन्स हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स जिनको कहते हैं, हर घर की ये ज़रूरत होती हैं, ये दस्तयाब ही नहीं होती मेडिकल स्टोर्स पर, और उसके बाद अगर होती भी हैं तो ब्लैक में आपको मिल रही हो। अच्छा, मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें डॉक्टर ने आपको जो लिख कर दे दिया है ना, वो हर सूरत में आपको, चाहे वो गरीब बेचारा अपने कपड़े बेचे, अपने बर्तन बेचे, लेकिन उसने अब जान तो बचानी है ना, तो वो मेडिसिन ज़रूर लेगा। खाने पीने पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कपड़ों पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपके पास सवारी कौन सी है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप एक हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर जो मेडिसिन लिख कर दे देता है, उस मेडिसिन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। जो मेडिसिन लिख कर दी है वही इस्तेमाल करनी है, और फिर वो जितनी भी महंगी है वो आपको ख़रीदनी है। और अभी जो रिसेंट
इंक्रीमेंट है वो 20% तक मजीद इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले हमने देखा था सिंपल पैरासिटामोल का जो फॉर्मूला था उसको महंगा कर दिया गया था। मैन्युफैक्चरर्स हैं मेडिसिन के, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जानिब से 39% इजाफे का मुतालिबा किया गया था, लेकिन 20% इजाफा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हामिद रजा साहब साबिक GPMA हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपके वक्त का। हामिद साहब, मेडिसिन्स तो वैसे ही हमें देखने को मिलता है हर साल तो ही महंगी होती हैं, बल्कि हर महीने महंगी होती हैं। जिस तरह बाकी चीज़ें महंगी होती हैं, मेडिसिन्स भी फिर ज़ाहिरी बात है महंगी होती हैं। उसके बाद सर ये दस्तयाब भी नहीं होती, शॉर्टेज भी इनकी होती है। इन तमाम तर चीज़ों का ज़िम्मेदार किन को कहेंगे? ड्रग माफिया को कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे, या ये जो हमारे मेडिकल स्टोर्स वगैरह में जो एक अमला होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं? बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मौजूद को मुझे लेने के लिए। लेकिन पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है, जस्ट लाइक एनी अदर मैन्युफैक्चरर, वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। आपने देखा कि लास्ट 1 ईयर में तकरीबन 100% इजाफा हुआ है डॉलर की प्राइस में। दवाइयों के जो फार्म माल है तकरीबन 93% ये इम्पोर्ट बेस है। पैकेजिंग मटीरियल भी इम्पोर्ट बेस है। अब जब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग लागत जब बढ़ती है तो जाहिर बात है कि आपकी प्राइस अगर नहीं बढ़ेगी तो वो मेडिसिन मार्केट में दस्तयाब नहीं रहेगी जी। और खासतौर पर जो एसेंशियल मेडिसिन थी वो मार्केट से गायब हुई। वजह यह है कि जब आपकी जो लागत है बनाने की वो MRP से बढ़ जाएगी तो वो मेडिसिन आप नहीं बना पाएंगे। तो ये हमने ऊपर से रिक्वेस्ट की कि आप वो प्राइसिंग जरूर दें जो कि इन रेलेवेंस की डॉलर हाइक हो, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी रह सके। सबसे महंगी दवाई वो है जो अवेलेबल ना हो। बट सर ये देखिए ना, आपकी बात ठीक है, सबसे महंगी दवाई वो है जो अवेलेबल ना हो। अवेलेबिलिटी का भी तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए है। अब भी यहाँ पर हम सब फार्मूलाज जो है वो इंपोर्ट तो बाहर से करते हैं, सिर्फ यहाँ पर उनकी मेकिंग होती है और उसके बाद वो आगे अब मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसके बाद उसको भेज दिया जाता है बाहर मार्केट के अंदर। बट तमाम मेडिकल स्टोर्स एकदम से हड़ताल कर देते हैं कि अगर दवाइयों में इतने फीसद इजाफा ना किया गया तो हम हड़ताल कर देंगे, और फिर अवेलेबल नहीं होती मुल्क भर में मेडिसिन्स। तो ये भी तो देखें एक प्रेशर ग्रुप की तरह, ब्लैकमेलिंग ग्रुप की तरह ये काम कर रहा है। नहीं देखिए, मेडिकल स्टोर्स ने कभी इस बात पे हड़ताल नहीं की कि दवाइयों की कीमत बढ़ाई जाए। मेडिकल स्टोर का जो मुनाफा है वो फिक्स है। 15% चाहे दवाई की कीमत कोई भी है, उसका असर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर के ऊपर आता है। और जैसे अभी भाई ने बात की, देखते हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है ना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर वो इंश्योरेंस करते हैं, कार्ड देते हैं, दवा खरीद के सब्सिडाइज करते हैं, ये एक किसी भी कमर्शियल इदारे का जिम्मेदारी नहीं है। आप देखते हैं कि मार्केट में पिछले 1 साल में ब्रेड से लेके दूध तक और हर यूटिलिटी की चीज जो है वो बढ़ी है। इस तरह से जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है वहाँ भी एम्प्लॉयज हैं, वहाँ भी बिल आते हैं, उनकी यूटिलिटीज हैं। अगर वो अपना कारोबार रन नहीं कर पाएंगे तो दवाई तो अवेलेबल नहीं होगी। राइट नाउ जो पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह 98% दवाइयाँ हम लोकल बना रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने भी पैरासिटामोल की बात की, ये वो दवाई है जो कि अगर आप पूरी दुनिया में देखें कहीं भी ₹2 40 पैसे की पैरासिटामोल नहीं है, इट्स ओनली इन पाकिस्तान। हेपेटाइटिस की दवाई है जो पाकिस्तान में 2000 में अवेलेबल है, पूरी दुनिया में इस कीमत में अवेलेबल नहीं है। अभी आपको जान के इस फैक्ट के बारे में खुशी होगी कि पूरी दुनिया में बशमूल आप हमारा हमसाया मुल्क या आप इवन अफ्रीका को ले लें, दुनिया भर में दवाइयों की औसतन जो कीमत है सबसे कम पाकिस्तान में। ठीक, अच्छा सर, अब सवाल ये है कि अब आपको क्या लगता है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स ने मुतालिबा किया है कि 39-40% तक कीमतों में इजाफा किया जाए, ये वैलिड है, लॉजिकल है उनकी ये डिमांड गवर्नमेंट से? जैसे आपको भाई अभी मैंने बात की कि ये हमें कीमतें तब मिली हैं जब डॉलर प्राइस जो है या 60 रुपए था, 100 रुपए था या 140 रुपए था। अगर डॉलर जिसमें कि हमने खाम माल खरीदना है वो 100% इंक्रीज हुआ है, तो हमारा उस तनाजुर में 40% का मुतालबा जो था वो कुछ गलत नहीं था। हमारा तमाम डाटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है ये हम जमा कराते हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को, वो उसको वैल्यूएट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर प्राइस देते हैं।
हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि जो असेंशियल दवाइयां हैं मार्केट में वो अवेलेबल रहे। अभी जो आपने 20% की बात की है, ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें। 14% है एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर, यानी ऐसी दवाई जो जान बचाने वाली। बाकी जो वाइटामिन्स और दूसरी चीजें हैं उस पे नॉन एसेंशियल जो दवाइयां हैं उस पे 20% है। तो ये 14-20 है, ये अक्रॉस द बोर्ड 20 नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हामिद रज़ा हमारे साथ मौजूद थे और यही है कि फैक्टर्स हैं उनकी तरफ से जो डिमांड की गई है 40% तक जो है वो इंक्रीज़ करने की डिमांड की जा रही है, बट स्टिल फिर हुकूमत को सब्सिडी दे देनी चाहिए ताकि आम आवाम पर मज़ीद बोझ ना डाला जाए, क्योंकि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं या कुछ मेडिसिन, हार्ट की मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, इसके अलावा जो लिवर की, किडनी की मुख्तलिफ मेडिसिन होती हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जो अफोर्डेबल नहीं होती हैं। लेकिन पेरेंट्स ने क्या करें, बट अल्टीमेटली मेक श्योर गवर्नमेंट को ही करना है, उसी ने ही इन्फोर्स करना है कि जो ऐसी मेडिसिन हैं वो दस्तयाब हों, और रेट्स के हवाले से भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप सब्सिडी दें या जो भी दें, लेकिन ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको रिलीफ देना उन पर आवाम को, ये भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। खैर आगे बढ़ते हैं। मुल्क के वसीतर मफाद में, मुल्क की मईशत के वसीतर मफाद में गवर्नमेंट की जानिब से एक और इनकलाबी कदम उठाया गया है। इनकलाबी कदम ये है कि अब से जो तमाम मार्केट्स हैं रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अच्छा, बाय द वे ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, इससे पहली दफ़ा भी ऐसी बातें होती रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होता हमें नज़र नहीं आया। 10 बजे पहले टाइम था ना कि 10 बजे तक मार्केट्स ओपन है और वहाँ पर मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं जो कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए जाते हैं। अच्छा, अब फैसला किया गया है कि रात 8 बजे इनको बंद कर दिया जाएगा, बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि लोग यूजुअली शाम में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, दिन के औकात में नहीं निकलते। लेकिन ये 360 डिग्री पर जो चेंज है ये इतना आसान तो नहीं है। मार्केट्स हमारी खुलती 12-1 बजे हैं। अगर रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है तो इसका मतलब है मार्केट्स फिर आपको सुबह 8 बजे 9 बजे खोलनी होगी, 8 बजे या 9 बजे खोलनी होगी। अच्छा, दुनिया भर में, आप दुनिया में बाहर ट्रैवल करते हैं, आप देखते हैं दुनिया भर में सिक्का राइजुल वक्त ही यही है, यही सिस्टम है कि सुबह फर्स्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे दुकानें, मार्केट्स ओपन होती हैं और रात को मगरिब के बाद तमाम मार्केट्स तकरीबन बंद होती हैं, बस रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ वगैरह खुले होते हैं। पूरी दुनिया में ये, पाकिस्तान में अनोखी गंगा बहती है। आपको पता है पाकिस्तान में गंगा हमेशा उल्टी बहती है, हालांकि वहाँ पे शायद एनर्जी क्राइसिस नहीं है, हमें तो एनर्जी क्राइसिस का भी सामना है, लेकिन उसके बावजूद हमारी तरतीब बिल्कुल उलट होती है। डे लाइट का फ़ायदा उठाते हैं और इसी वजह से किया जाता है। बट स्टिल कुछ जैसे बेकरी आइटम्स हैं या डेयरी आइटम्स हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं, इनको हमेशा से रिलीफ दिया जाता है कि ये खुले रहेंगे क्योंकि रात गए भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार हैं, उनको बंद कर दिया जाता है रात 8 बजे तक एनर्जी क्राइसिस की कंट्रोल करने के लिए कि ज़्यादा बिजली वहाँ पर यूटिलाइज़ होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन होता यह है कि अब एहतजाज किया जाएगा। ज़ाहिर है अगर आपने इतनी महंगाई कर दी है, जिसने अपना ज़रिया माश कमाना है वो तो चाहेगा कि मैं जितनी देर तक बैठ सकता हूँ अपनी दुकान को खोल कर बैठूँ ताकि जितने कस्टमर्स आएंगे फ़ायदा होगा उससे। तो फिर ये है कि हम देखा है माजी में भी इस किस्म की मिसालें और अब भी इस किस्म की मिसालें तो हम देखें। अच्छा, लेकिन ये है कि वैसे बाय द वे इसको इनकरेज करना चाहिए इस स्टेप को, बट ये है कि इसको मेक श्योर करना गवर्नमेंट का काम है। और यकीनन ये जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, मार्केट्स की जो एसोसिएशंस होती हैं, उनको भी लूप में लिया होगा, उनको भी एतमाद में लिया होगा। अब देखना ये है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है कब तक होता है, इसको मेक श्योर करना हुकूमत ही, जारी बात है, उसी की जिम्मेदारी है। खैर अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है। वो आपको पता है कि पाकिस्तान में स्मोक कितनी ज़्यादा है, फ़ज़ाई आलूदगी, पाकिस्तान जो है पहले ही सरे फहरिस्त है फ़ज़ाई आलूदगी में, ख़ास तौर पे लाहौर। तो अब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अब ख़ास तौर पे पॉलीथीन बैग जो है उसको आग लगाने पर पाबंदी होगी, जलाने पर, फिर कचरे, टायर, प्लास्टिक और चमड़ा, इन तमाम चीज़ों को मेक श्योर किया जाएगा कि ये ना चलें। और ख़ास तौर पे जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी, उनको भी बंद करने के हवाले से जो है ना, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का भी जिक्र करते चलते हैं कि उनको भी तब्दील किया जाएगा, फैक्ट्रीज को भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि वो जो धुआं छोड़ती हैं उनको भट्टा मालिकान को इससे साल 2 साल पहले भी ये कहा गया था कि जितने भी भट्टे हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट किया जाएगा। एक्सपेंसिव है, बट फिर भी आपने मेक श्योर करना है इसका। ये भट्टा मालिकान है
वो ये कहते हैं कि हुकूमत या तो हमें सब्सिडी दे या हमें थोड़ा बहुत इस पर डिस्काउंट दे ताकि हम अपने जो हैं, क्योंकि वहाँ पर भट्टा मालिकान भी तो मजबूर हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमने जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनको भी देना है, फिर जितने भी लागत है उसको भी बर्दाश्त करना है। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपने इसकी वजह से आपका पूरा माहौल पोल्यूट होता है, आपकी एयर पोल्यूट होती है, और ये आपके हम सबकी सेहत से बराह रास्त इंसानी जानों से वाबस्ता ये मामला है। सड़क पर निकल जाएं तो बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो इतना धुआं छोड़ी होती हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं होता कि इतनी, और फिर उसके बाद वो पूरी सड़क पे ऐसे जैसे वो एक काले बादल छा गए हैं। वो इतना धुआं, एक गाड़ी ही इतना धुआं छोड़ी होती है, और वो मज़े से ड्राइवर पीछे वाले पे कितना मर्जी सांस ले रहे हैं, जिस तरह मर्जी गुजारा कर रहे हैं, वो ड्राइवर मज़े से गाड़ी चला के जा रहा होता है। दूसरी बात, फिर आप अगर मोटरवे पर सफ़र करें, आपके या देहातों में जाएं, तो जो फसलों की बाकियात होती है उनको जला रहे होते हैं, उनको आग लगाई जाती है। अब ये जो मनाजिर भी हैं, आप ये देखें, उनको आग लगाने से जितनी हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, हमारी जो फ़ज़ाई आलूदगी है, उसमें किस हद तक इजाफा होता है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन सवाल हमारे यहाँ पर ना, जहाँ पे कूड़ादान होते हैं ना, वहाँ पर आग लगाना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फ़र्ज समझा जाता है। बिल्कुल, और उसकी वजह से इतनी हर चीज़ का हल आग लगाना ही समझा जाता है। तो वो बस इतना ज़्यादा उससे पोल्यूशन होता है और इतने केमिकल्स जलते हैं, और स्पेशली शॉपिंग बैग्स, जो पॉलीथीन बैग्स हैं। अच्छा, अब हाईकोर्ट की जानिब से इस पर पाबंदी भी लगाई। हमने देखा कि अब वो शॉपिंग बैग्स जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल जो है वो इलीगली आई गेस होता है। अब तो बेकरीज में भी वो पेपर बैग्स यूज़ किए जाते हैं या दूसरे बैग्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो पॉलीथीन बैग, अच्छा, ये तमाम चीज़ें हो जाएं, आप जितनी मर्जी बातें कर लें, असल चीज़ तो इनकी इन्फोर्समेंट की है ना। आप इस पर अमल दरामद किस हद तक करवाते हैं, ये जो है असल चैलेंज है हुकूमत के लिए। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद कुछ बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। और क्रिकेट में आपको पता है कि हमारी तो जंग लड़ी है, वैसे भी सियासी महाज पर भी हमारी इंडिया के साथ जंग रहती है, और फिर उसके बाद अभी जो खेल के मैदान में भी, उसमें भी एक तरह से हमारी जंग ही लगी हुई है इंडिया से कि किसी तरह से हम कामयाब हो जाएं एशिया वर्ल्ड कप के लिए इंडिया। अच्छा, हमारी जंग नहीं है, हमारी तो लॉजिकल बात है, वैलिड रीजन है। भारत इस चीज को जो है ना दूसरा रंग और दूसरा तासुर देने की कोशिश कर रहा है। मतलब पाकिस्तान का हक है मेजबानी करने का एशिया कप की, और नजम सेठी इस हवाले से बारहा कोशिश कर भी रहे हैं कि किसी तरीके से मेजबानी हमें मिल भी जाए और हम अच्छे तरीके से मेजबानी के फराइज भी सर अंजाम दिए, और हमें मिली भी है। इसमें कोई नहीं है कि हम इनसे कह रहे हैं कि हमें कोई फेवर चाहिए है। दिस इज नॉट अ फेवर। ये पाकिस्तान को ये मेज़बानी मिली भी है, पाकिस्तान ने होस्ट करना है तो यह मोर देन वेलकम। लेकिन अब बीसीसीआई का इतना असर रसूख है कि बाकी टीम्स को भी वो इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है कि वो पाकिस्तान में जाकर ना खेले, जिसकी वजह से बहुत से मसले पैदा हो भी रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। हाफिज़ साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और बताइएगा कि क्या इंडिया कामयाब हो गया है एशिया कप का जो मेज़बानी है हमसे छीनने के लिए, या अभी भी कुछ उम्मीद की किरण बाकी है? बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से, अभी जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, मैं उस पर अपना एक कौमी फ़र्ज समझते हुए चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ कि ये जो 8 बजे दुकानें बंद करने वाला मामला है, इस पे हुकूमत को अमल करना चाहिए, और ये जो सूरज की रोशनी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में ये तरीका राइज है। अभी 10:30 हो गए हैं, अभी आप जाएं तो मार्केट्स बंद पड़ी होंगी। सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करने के बजाय हम पेट्रोल से या दीगर ज़राए से जो तवानाई हासिल करते हैं उस पर हम लाखों डॉलर्स खर्च करते हैं, करोड़ों डॉलर्स खर्च करते हैं, और हम बिजली हासिल करते हैं। तो उस बजाय इसके कि जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल रही है हम उसको पैसे खर्च करके हासिल करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि महंगाई हो गई है, फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी है। और ये जो ताजरों की तंजीमें हैं और ये जो लोग हमारे आम पाकिस्तानी हैं, उसे ये समझना चाहिए कि जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं वो हमारे से ही पैसे लेके बिजली के बिल अदा करते हैं। ऐसे ही तो हमें अपनी खरीदारी करने के लिए अपने औकाते कार जो है उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि रातों को निकलें, दिन का इस्तेमाल करें। और साथ साथ ये जो जिस तरह से आपने पॉलीथीन बैग्स की और दूसरी चीज़ों की बात की है, ये माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करना भी सबसे पहले बहतियत है पाकिस्तानी, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम इतनी गंद पसंद कौम है कि अच्छे भले अच्छे पाक को सफाई वाली जगह पे ऐसा गंद डालते हैं कि उसको देख के खुद ही हमें शर्म आती है। तो कौमी फरीज़ा है ये, कौमी फरीज़ा है।
अपने मुल्क को साफ करना, बेहतर करना, हमारे तवानाई के ज़राए को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आप दूसरी जिम्मेदारी की तरफ आते हैं जहां तक खेलों का ताल्लुक है, जिसका आपने जिक्र किया है कि क्या बीसीसीआई कामयाब हो गया। देखिए अभी तक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर हम देखते हैं तो ये कहना ज़रा मुश्किल नहीं होगा कि वो चूँकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मफादात ज़्यादा जुड़े हुए हैं भारत के साथ और वो उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उनके माली मफादात हैं और जब माली मफादात सामने आते हैं तो फिर वहाँ पर ना तो कोई रिवायात रहती हैं, ना उसूल, ना कवायद व ज़वाबित और ना कोई जो हक है वो कोई अहमियत रखता है। इस वजह से पाकिस्तान को मेज़बानी इसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी थी एशिया कप की, और अब वहीं पर अगर खड़े होकर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं खेलना या पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये समझ जाना चाहिए कि ये कोई शुरफा का खेल नहीं रहा क्रिकेट, अब ये उमरा का खेल है और अब ये पैसे की सारी बागदौड़ है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो पैसा लगाएगा और पैसे के बलबूते पर इसकी रिवायात को तबाह कर देगा, उसूलों को, कवायद ज़वाबित को तहस नहस कर देगा, मलिया मेट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। अगर देखें पाकिस्तान में इस वक्त, अब थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना पीछे चले जाते हैं, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर खेल के गई। इससे पहले के सारे मैचेस 4 मुख्तलिफ शहरों में हुए, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों से खेलते रहे। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया खेल कर गया, इंग्लैंड खेल कर गया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, आप श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, मत दुनिया की कोई टीम ऐसी आपको नजर नहीं आती है। ये हाफिज साहब, हम पहले भी ये चीजें पहले भी बहुत बार हाईलाइट कर चुके हैं कि जब इतने वर्ल्ड क्लास, आउट क्लास प्लेयर्स हमारे मुल्क से होकर चले गए, उन्हें तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नजर नहीं आया, एक प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल उन्हें दिया गया है। ये बताइए कि अभी तो ये साफ नजर आ रहा है ना कि इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसमें खेल तो कहीं पर हो नहीं रहा है। और माशाल्लाह से नरेंद्र मोदी के बेटे ही तो वो बीसीसीआई को लीड कर रहे हैं, तो वो कैसे जाएंगे कि अब्बा की सियासत खराब हो जाए और खेल को चाहे खराब हो जाए। इंडियन क्रिकेट टीम वो उसका भी तो कोई स्टांस होता होगा ना, उससे भी तो बातचीत होती होगी, और दे आर बाउंड टू देयर अथॉरिटीज। देखिए क्रिकेट टीम का कोई स्टांस नहीं होता, बोर्ड्स के स्टांस होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है उनके मौक़िफ़ होते हैं। और भारत की हुकूमत प्लेयर्स भी तो रिक्वेस्ट कर सकते होंगे ना कि वांट टू प्ले विद द पाकिस्तानी प्लेयर्स। देखें बात यह है कि साल पहले मुत्तहिदा अरब अमारात में गालिबन एशिया कप के मैचेस हो रहे थे, तो रोहित शर्मा से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था जी ये तो जो दोनों बोर्ड्स हैं उनका फैसला है, हमें तो वो भेजेंगे तो हम आ जाएंगे। खिलाड़ियों का कहना इसमें असरअंदाज नहीं होता। बुनियादी तौर पर जिसका आपने हवाला दिया कि ये सियासत हो रही है, ये भारतीय हुकूमत की और रियासत की पॉलिसी है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना। हाँ, अभी ब्रिज के उनके खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए थे, फिर पाकिस्तान ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारत जाना है, उनके दीगर टीमें भी आती रहती हैं पाकिस्तान। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक क्रिकेट का है तो उस हवाले से उनकी पॉलिसी बहुत वाज़ेह और सख्त है कि वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेलना चाहते, बाहमी सीरीज नहीं खेलना चाहते। लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में वो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साथ खेल लेते हैं, वो इंग्लैंड में भी पाकिस्तान के साथ खेल लेते हैं और उसी जगह पर पाकिस्तान के साथ खेल लेते हैं। ये उनकी हुकूमत की पॉलिसी है और ये खालिस्तन उनका सियासी फैसला है और इसको वो सफारती तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई ताल्लुक नहीं है खेल की रूह का, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है खेल के उसूलों ज़वाबित का, और इसमें कोई बोर्ड्स का लेना देना नहीं है। भारतीय आज नरेंद्र मोदी जय शाह को कहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें, तो आपको अगले ही घंटे में ऐलान हो जाएगा कि एशिया पाकिस्तान में हो रहा है, भारतीय टीम पाकिस्तान सफर कर रही है, पाकिस्तान खेलने के लिए जा रही है। तो इसमें कोई ऐसी अच्छा हाफिज साहब, अब पाकिस्तान के हवाले से भारत ने कहा कि पाकिस्तान करे कि वो जो इंडिया में वर्ल्ड कप होगा वहां पर शिरकत करेगा। भारत को अपने कंसर्न्स की पड़ी हुई है। अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान को इसके रिएक्शन में क्या करना चाहिए? हमने तो न्यूट्रल वेन्यू तक पे हम लोग आमादा हो गए, हालांकि हमारा हक था मेज़बानी का। आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस हवाले से भी कोई एक मौक़िफ़ अपनाना होगा? देखिए 2023 के वर्ल्ड कप की जहां तक ताल्लुक है उसका आईसीसी के साथ बराह रास्त ताल्लुक है, और उसके बाद 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद है, पाकिस्तान को इनेकाद होना है, पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी आईसीसी ने दी हुई है। अब 2023 के वर्ल्ड कप को देखते हुए अगर तो आईसीसी इसमें अपनी मदाखलत करता है और दोनों मुल्कों के माबैन ये तय पाती है चीज़ कि जब पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने जा रहा होगा तो उस वक्त भारतीय हुकूमत की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी कि हम भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं।
तो फिर आईसीसी को इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा कि अगर भारत कुछ इस किस्म की हरकतें उस वक्त करता है या इस किस्म के इक़दाम करने की या इस किस्म के फैसले करने की कोशिश करता है तो फिर उसको किसी एक तरफ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान अगर 2023 के वर्ल्ड कप में भारत जाता है तो उसके जवाब में पाकिस्तान के लिए पास कोई ज़मानत होना ज़रूरी है कि जब वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा तो उस वक्त भारतीय मौक़िफ़ क्या होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि अगर कोई सूरत हाल इस हद तक पहुंच जाती है कि 2023 का वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान ने शरीक होना है या नहीं होना है, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट को आलमी सतह पर तन्हाई में डैमेज कर दिया गया था। इसमें पाकिस्तान उसमें बचा है, पाकिस्तान वापस आया, पाकिस्तान ने होम सीरीज अपनी सारी की सारी यूएई में खेली हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को आईसीसी के इवेंट्स होस्ट नहीं कर सका। पाकिस्तान को माली तौर पर, पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे के एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान को जो तशख़्ख़ुस था पाकिस्तान का, जो साख थी बैनुल अक़वामी सतह उस पर बहुत नुकसान हुआ। तो उसके बाद ये दूसरी चीज़ है, अगर पाकिस्तान से आलमी मुकाबलों की मेज़बानी वापस ली जाती है, ख़ित्ते के मुकाबलों की मेज़बानी वापस ली जाती है, तो ये पाकिस्तान को न सिर्फ माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की एक चाल है और बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान को दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के साथ उनके ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए। अच्छा हाफिज़ साहब, ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया को रिजर्वेशंस हैं तो वर्ल्ड कप हो जाए, उसके बाद उनकी हमारी टीम वहाँ पर जाकर वर्ल्ड कप खेल आए ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारी टीम तो वहाँ पर खेल कर आ गई है, अब उनको फिर मेज़बानी की दावत दें और उसके बाद एशिया कप हो जाए कि हमारी टीम आई है तो फिर अब इंडियन टीम को भी आना चाहिए। कोई इस तरह से मिड वे आ सकता है? देखिए ये रिजर्वेशन की कोई इसमें तुक है नहीं ना, इसमें कोई किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात की कोई दलील है नहीं है। मतलब यहाँ पर देखें, अगर कहीं भी ख़तरनाक हालात होते हैं तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं ना, खतरनाक जगहों पर सबसे पहले लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चे और खवातीन को ना भेजा जाए, बच्चे और खवातीन जो है उनको ना भेजा जाए, महफूज रखा जाए। बांग्लादेश की अंडर-19 टीम तो पाकिस्तान में खेल कर चली गई है, अगर वो बच्चे महफूज हैं तो बड़ों को क्या है। अभी PSL के दौरान मैचेस हुए जो थे वुमेन के, उसमें गैर मुल्की खिलाड़ी आई, उससे पहले आयरलैंड की टीम वुमेन्स की पाकिस्तान खेल कर गई है। मतलब खवातीन भी महफूज हैं, बच्चे भी महफूज हैं, दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी महफूज हैं जो पाकिस्तान में आकर खेलते हैं। एक सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों को ये लगता है कि शायद उनके लिए ज्यादा खतरनाक हालात हैं। इंडियन प्लेयर्स बड़े छुई मुई सी हैं, उन्हें बड़ा डर लगता है, फिर इसका मतलब है हाँ किसी मतलब अब बच्चे अंडर 19 के जो 19 साल से कम उम्र है वो महफूज है, सब चीजें महफूज है। न्यूजीलैंड यहाँ से होकर गई है, इंग्लैंड यहाँ से होकर गया है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम गई है, तमाम ममालिक। मतलब कोई आप दलील बनाते हैं ना, देखिए 2009 के बाद जब पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट नहीं हो रही थी तो उसकी दलील थी, कोई भी नहीं आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश भी नहीं आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आ रहा था, न्यूजीलैंड नहीं आ रहा था, इंग्लैंड नहीं आ रहा, तो सारे के साथ पाकिस्तान ने भी किसी को जोर नहीं दिया, पाकिस्तान यूएई में खेलता रहा। अब आप देखते हैं तो हालात वो नहीं है। 4 मुख्तलिफ शहरों में PSL के मैचेस हुए हैं, 1.25 महीना तक कोई लगभग एक करीब इंटरनेशनल एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान की। उसके बाद मतलब इस किस्म की कोई दलील है नहीं है, ये खालिस्तन सियासी फैसला है और ये उस वक्त तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं हो सकते हैं जब तक के सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं होते। हुकूमतों के ताल्लुकात जब बिल्कुल ठीक है, सफारती ताल्लुकात पहले ठीक होने चाहिए, फिर ही आएंगे कोई हल इसका निकलेगा। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। औरत हाल है जी, BCCI तो अभी भी टांग अड़ा रहा है किसी तरीके से हम जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को फेस ना करें, क्योंकि आपको याद है कि पहले भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने, इन दोनों ने तो वो 2 ही लोग थे बगैर आउट हुए, उन्होंने वो जीत लिया था मैच भी। तो मुझे लगता है कि तब मसला हार जीत का नहीं है, मसला वहाँ की हुकूमत का है, अपनी गवर्नमेंट को खुश करना है और वो चाहते हैं कोई भी ऐसा मौका भारत हाथ से नहीं जाने देता जिससे नुकसान पाकिस्तान को हो, जिसका खैर ये तो अब बातें हैं चलती ही रहेंगी। अब आगे कुछ बात मोहम्मद रिजवान की ही कर लेते हैं। अच्छा। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इन दिनों अमेरिका में एक प्रोग्राम के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में मोहम्मद रिजवान के बारे में आपको पता है हमेशा से टीम के अंदर भी उनका जो रवैया है, जितना पोलाइटली वो सबके साथ बिहेव करते हैं, फिर उनकी जो मज़हब के साथ एक लगाव है, रग़बत है, वो हमें अक्सर देखने को मिलती है। अब अमेरिका में मोहम्मद रिजवान की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो नमाज सड़क पर अदा कर रहे हैं और अजान दे रहे हैं। उसके बाद ये जो तस्वीर है, इस फुटेज में उनकी टीचर हैं,
इनको इन्होंने कुरान पाक का तोहफा भी दिया है। बिल्कुल। और अभी ये जो इनकी एक वीडियो वायरल हुई है कि अजान का नमाज का टाइम था, नमाज अदा करनी थी, तो फिर उन्होंने देखिए अजान दे रहे हैं, इस फुटेज में अजान दे रहे हैं, इसके बाद ये पहले भी ऐसा बहुत से ऐसे देखा है ग्राउंड में भी, जब वो जीते हैं सजदे में जाना और नमाज अदा करना, और जब प्रैक्टिस सेशन के चल रहे होते थे तो अक्सर ये इमामत भी मोहम्मद रिजवान करवाते थे। मुझे सबसे क्यूट जेस्चर ये लगा है जिसमें वो अपनी इन टीचर को, खातून जो अंग्रेज खातून है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटेड कुरान पाक है वो तोहफा दे रहे हैं। अच्छा, ये वो रवैये होते हैं जो आपका दिल जीतते हैं, जो आपको इस्लाम के भी करीब करते हैं। और मोहम्मद रिजवान का हमेशा से, कभी आप देखें इनका जो अखलाक है, इनका जो बिहेव है, कभी भी मेरे ख्याल से ये उन गिने चुने अफराद में इनका शुमार होता है, उन गिने चुने खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है जिनकी कभी कोई शिकायत सामने नहीं आई। हर किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं, वरना अक्सर हमारे खिलाड़ियों के या इंटरनेशनल जितने भी बैट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, उनके कोई ना कोई शिकायत, किसी से लड़ाई झगड़े की, किसी से तूम तड़ांग की, किसी से किसी भी तरह की उनकी शिकायत मौसूल होती रहती हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने हमेशा अपने जेस्चर से, अपने बिहेव से, अपने अखलाक से अपने आप को बहुत पॉजिटिव पाया है, और सब लोग इसमें इनके मद्दा भी हैं, सब लोग इनकी बहुत तारीफ करते हैं। अब ये देखिए ना, अभी ये वो जो अमेरिका में अजानों का वक्त था, नमाज का टाइम था, उन्होंने गाड़ी अपनी पार्क की है और सड़क पर साइड पर नमाज अदा कर रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल हुई है तो बड़ा ज़्यादा उनको ना इस चीज़ से अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसमें दिखावा कुछ नहीं है, खास तौर पे बहुत ज़्यादा इनको वो तो सिर्फ अपना नमाज अदा कर रहे हैं और किसी ने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी। अब इसमें दिखावा क्या, उन्होंने तो अल्लाह के हुजूर पेश होना है और वो अपनी नमाज अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो कबूल करे। और वैसे भी इनके बारे में है कि नमाज नहीं छोड़ते, नमाज ना खुद छोड़ते हैं ना अपने खिलाड़ियों को छोड़ने देते हैं। अक्सर नमाज की इमामत जो है ना, ये खिलाड़ियों के साथ ये कर रहे होते हैं। तो ये एक मोहम्मद रिजवान के हवाले से हमेशा से इनको इस बारे में बड़ा पॉजिटिव देखा जाता है, आ जाती है, और हाईलाइट भी करना चाहिए ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को, और कि हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं वो इस तरह के एक कैसा मिसाल कायम कर सके, मिसाल कायम एग्जैक्टली। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताने जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया से। और सऊदी अरब में एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है, एक ऐसी बुलेट ट्रेन तैयार की जा रही है जो इतनी फास्टेस्ट है कि अच्छा, इसका नाम है वर्जिन हाइपरलूप। ये तेज़ रफ्तार ट्रेन होगी जो कि 80 किलोमीटर जद्दा से मक्का और मक्का से जद्दा का सफ़र सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। जी हाँ, जद्दा से मक्का और मक्का से जद्दा सिर्फ 5 मिनट में ये सफ़र हो जाएगा। इसके अलावा जो रियाद से जद्दा का सफ़र है वो 1 घंटे से भी कम रह जाएगा। ये सूरत हाल होगी और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुसाफिर 1078 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से इस ट्रेन के अंदर मौजूद होंगे। कैप्सूल नुमा ट्रेन है, जैसे कैप्सूल की शेप होती है ना, इस ट्रेन की भी वैसी ही शेप है। जहाँ पर ऐसी खबरें देखकर आपको बहुत हैरत होती है, खुशी होती है, फिर एक थोड़ा सा दिल के किसी कोने खुदरे में ना एक ये एहसास भी जन्म लेता है कि यार हमारे मुल्क में ही क्यों नहीं, दुनिया भर की ही खबरें हमने देनी है। पाकिस्तान में ये ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा? पाकिस्तान में तो ये अभी तक हम वो ईंधन से चलने वाली जो रेलगाड़ियां हैं उन्हीं से हमारी जान नहीं अभी छूट रही है। अभी तो हमारे रेलवे ट्रैक आप देखें, आप तो ईंधन भी नहीं है, और वही पुराने तर्ज के मुगलिया दौर के रेलवे ट्रैक जो हैं वो चल रहे हैं, वो लाइनें बिछी हुई हैं, और वो उन्हीं को जो नीचे लोहा है, क्योंकि कितनी ट्रेन जो हैं वो तो ख़त्म कर दी गई है ना, अब वो जो पटरियां बिछी हुई हैं वही निकाल के लोहा बेचा जा रहा है, और उसके बाद मुनाफाखोर उसमें भी दिहाड़ियां लगा रहे हैं। काश के एक दिन हम अपने शो में इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से भी एक खबर दें कि पाकिस्तान में एक ऐसी ही ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया है जो कि घंटों का सफर मिनट्स के अंदर तय कर सकेगी। बस जब हम 80 साल के हो जाएंगे, लेकिन अब हमारे तो ये है कि जो ट्रेन का गिवन टाइम होता है वो ट्रेन हमारी घंटों ताकीर का शिकार होती है। आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप अपनी कौमी एयरलाइन का हाल देख रहे हैं, आप PIA का हाल देख रहे हैं, तो वही कह रही जब हम 80 साल के हो जाएंगे तो फिर शायद ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आ गई हो। 80 साल मुझे लग रहा है 180 साल के शायद तब भी ना हो, लेकिन अल्लाह से हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि काश कोई ऐसा हुक्मरान हमें भी नसीब आए, कोई ऐसी विजनरी लीडरशिप हमें मुयस्सर हो जो पाकिस्तान में भी ऐसी जदीद इस्लाहात
क्या एक जदीद जो है ना इन्वेंशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सके। और आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं और गर्मियों की छुट्टियों में सबसे ज़्यादा होता है कि समर वेकेशन पर कहाँ जाना है। तो समर वेकेशन पर अक्सर लोग जो है वो पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, किसी को नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देखने होते हैं, पहाड़ देखने होते हैं। बर्फ़बारी का सीज़न तो है नहीं, लेकिन फ़िज़ा जो है वो बड़ी खुशगवार होती है, पुरसुकून होती है, ग्रीनरी होती है और साफ़ सुथरी सी, मतलब पोल्यूशन नहीं होता वहाँ पर। हरियाली की वजह से ना हवा, एयर क्वालिटी बड़ी साफ़ सुथरी होती है। लेकिन हम लोग ऐसे बेहिस इंसान हैं कि वो कुदरती मनाजिर, वो कुदरती जगहें जिनमें अल्लाह ताला ने नवाजा है पाकिस्तान को, जहाँ पर ग्रीनरी है, हरियाली है, जहाँ पर झीलें हैं, जहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, जिनसे आप महसूस होने के लिए वहाँ पर जाते हैं और आप वहाँ पर जाकर ऐसा गंद फैलाते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं कि याद है हमने प्रोग्राम में एक वीडियो दिखाई थी कि स्विट्ज़रलैंड से कुछ सयाह आए थे और वो हमारी पार्क्स की सफाई कर रहे थे। वो देखने के लिए सफाई नहीं कर रहे थे, वो हमारे मुंह पे तमाचा रिसीव कर रहे थे कि ये आप कौम है। और आप देखें कि जो खूबसूरत मकामात हैं, कुदरती खूबसूरती है, हमने उनके हुस्न को भी गहना दिया है अपनी नाअहली से, अपनी सफाई ना करने की आदत से। हम लोग मतलब क्या कुछ कुदरती हुस्न के साथ जो हम जुल्म करते हैं, आग जलाने के लिए हम दरख्तों को काटते हैं, उसके अलावा फिर जहाँ पर खाते हैं रैपर वहीं पर फेंक देते हैं। मतलब आप ये अखलाकी चीज़ें होती हैं, इसका अखलाक से ताल्लुक़ है। लेकिन अब उस जगहों पर जाएं, आप किसी भी तफरीही मकामात पर जाएं, वॉशरूम्स के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं, टेलीफोन नंबर वॉशरूम में लिखे होते हैं। एक तो मोहब्बत करने वालों को सबसे अच्छी जगह मिलती है दरख्त के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर अपनी मोहब्बत के निशान पीछे छोड़ जाते हैं। तो ये अच्छा, हमें यहाँ पर इजाज़त दीजिए, टाइम की किल्लत है, हमें इजाज़त दीजिए।